Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter work, energy and power. हम लोग चर्चा कर रहे हैं सर्कुलर मोशन पर और सर्कुलर मोशन के अंदर में आज के जो लेक्चर की शुरुआत रहेगी या हम लोग बोले आज का जो पूरा लेक्चर रहेगा बेसिकली दिस लेक्चर विल बी बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स ओनली. सो आज के लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे एंड जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे हम लोग कह सकते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सर्कुलर मोशन, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सर्कुलर मोशन. ठीक है. सो अब इन सवालों को यहां पर देखिए मैं क्या करने वाला हूं, सवालों को जो मोस्टली जो डायग्राम्स वगैरह हैं उनको मैं रिप्रेजेंट करूंगा. यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन यहां पर शुरू होता है. हमारे पास में एक पाइप है. ठीक है, हमारे पास में क्या है, एक पाइप है और इस पाइप में से एक रस्सी के मदद से यहां पर एक मास है कैपिटल एम वाला. ठीक है, इसको मैंने इसमें से लटका रखा है बट ऑब्वियसली बात है ये इससे टच नहीं कर रहा है, बस इसमें से निकाला हुआ है. ठीक है, और यहां पर मैंने इसे फिक्स कर दिया और इससे यहां पर थीटा एंगल पर एक दूसरा मास लटका दिया जिसका मास है एम. जिसका मास कितना है एम और ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ है एल. नाउ इट इज रोटेटेड इन सच अ वे. अब इसको क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं. ठीक है, अब इसको क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं. अब जब घुमा रहे हैं तो यहां पर घूमने वाला कौन है, स्मॉल एम मास वाला पार्टिकल है. सो बेटा यहां पर सवाल में पूछा गया है कि what should be the number of rotations completed by mass small m in 1 second so that mass capital M remains stationary. यहां पर ध्यान दीजिए क्या हो रहा है. देखो ये एम मास वाले से एक रस्सी निकाली, इसको यहां पर पिंच कर दिया और मैंने इसको इस एल लेंथ वाली, अब देखो इस वाली लेंथ से हमें कोई मतलब नहीं है, लेंथ कितनी भी होने दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए दिया हुआ भी नहीं है डेटा में. थीटा एंगल पर ये इस समय है, यहां पर ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो एम मास वाला घूम रहा है उसकी लेंथ कैपिटल एल है. अब यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि भैया ये एंगल थीटा भी आपको सवाल के अंदर में दे दिया गया है, ऐसा मान के चल रहे हैं, तो बताना है कि भैया ये 1 सेकंड में इस एम मास ने कितने चक्कर लगाने चाहिए कि ये जो एम मास वाला है, जो कैपिटल एम मास है वो स्टेशनरी रहे. वो क्या रहे, स्टेशनरी रहे. सवाल आपके सामने आ गया तो सवाल को आप लिख लीजिए. अब हम लोग क्या करते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं ताकि हम लोग क्वेश्चन का डायग्राम वापस से बनाएं और हम लोग क्या करें, इसमें कुछ फोर्सेस वगैरह डालेंगे तभी आपका काम बनेगा. सो ये बेटा आपका कैपिटल एम मास और ये हम लोगों ने इस ट्यूब को बना दिया जिसके अंदर से ये पाइप ये होके गुजर रही है. अब देखो बेसिकली है क्या है ना, इसके अंदर में कुछ है नहीं ऐसा कि कोई ज्यादा डरावनी चीज हो कोई. ये एंगल थीटा हो गया. अब इसकी लेंथ एल है. ओके, यहां पर मास कैपिटल एम, ये डेटा दिया था जो मैंने यहां पर लिख लिया है. अब देखो हो क्या रहा है, सर्कल में कौन घूम रहा है, स्मॉल एम मास वाला घूम रहा है. अब ये स्टेशनरी है, यदि ये स्टेशनरी है तो बेटा यहां पर एक इसका वेट आएगा mg और यहां पर आएगी टेंशन t. यहां पर क्या आएगी, टेंशन t. अब यही जो टेंशन है बेटा ये इस स्ट्रिंग में क्या कर जाएगी, पास ऑन कर जाएगी, इसलिए बस इस डायग्राम को यहां पर बनाया गया है. अब यहां पर ट्यूब वगैरह दे दिया है, ऐसा लिख के दे दिया है तो उससे क्या बच्चा हो गया कंफ्यूज और बच्चा सोच रहा है कि अब यहां पर करें क्या करें क्या नहीं करें, कैसी मुश्किल हो गई है ये. सो कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल, जो आपको कॉन्सेप्ट आते हैं बस उतने फोर्सेस को यहां पर पहले लगा लीजिए जिससे आपका काम बन जाएगा. ठीक है, तो बेटा देखो सबसे पहली बात आप बोलोगे एक तो यहां पर लगेगा mg नीचे की तरफ और यहां पर लगेगा टेंशन t. देखो यही टेंशन जो है वो पास ऑन हो रही है बिकॉज दिस स्ट्रिंग इज सेम. ये सेम स्ट्रिंग है, बस इसको यहां पर पिंच करके रखा है ताकि हमारा ये सिस्टम, इधर वाला सिस्टम फिक्स हो जाए और ये इसके चारों तरफ क्या करे, घूमता रहे. यस और नो, मैं बोला सही बात है. अब मैंने माना कि भैया यहां से ये जो घूम रहा है ये वाली डिस्टेंस हो गई r. ये वाली डिस्टेंस कितनी मान ली, स्मॉल r मान ली. अब देखो स्मॉल r मानने के पश्चात यहां पर मैं कह सकता हूं कि भैया देखो ये बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो इस पर m ओमेगा स्क्वायर r का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो हम लोग हर सवाल में मैं बोल रहा हूं कि बाहर की डायरेक्शन में लगाना है, वो लगा दिया. अब क्या मेरा काम हो गया है क्या, देखो अब मेरा काम अभी भी थोड़ा सा बाकी है.
वो क्या है, देखो ये वाला फोर्स आपको mg सीधा सीधा मिल जाएगा, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। अब इस टेंशन के होंगे दो कंपोनेंट, यदि मैं दो कंपोनेंट्स की बात करता हूं तो ये देखो यहां पर मैंने इसको ऐसे ऐसे ले लिया, ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल थीटा, सो यहां से मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा टी कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा टी साइन थीटा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बस अब आप अपने इक्विलिब्रियम वाले जो कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं उनको लगा दीजिए। सबसे पहले इस वाले मास पर देखेंगे तो हमें मिलेगी पहली इक्वेशन टी बराबर कैपिटल एम जी। ओके, शायद हो सकता है आपको दिखे नहीं दिखे, मैं काम करता हूं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं। सो ये आ गया टी बराबर एम जी, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अच्छा, इस पर जब हम लोग बात करेंगे तो यहां पर देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल डायरेक्शन वाले में तो इतना परेशानी है नहीं। तो हम लोग जब यहां पर इक्वेशन लगाएंगे तो यहां लगाई जाएगी टी साइन थीटा बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर। बस हो गया काम। अब यहां पर परेशानी यह है कि टेंशन के बारे में कैसे पता लगेगा, तो टेंशन कितनी आएगी बेटा, तो टेंशन आप देखिए टी बराबर एम जी है तो आप लिख देंगे एम कैपिटल है, यहां पर ध्यान रखना एम जी साइन थीटा बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब इस आर का क्या किया जाए, तो आर के लिए देखिए ये आपके पास में ऐसे ऐसे और ऐसे ये बन गया ट्राइंगल। तो यहां से देखिए स्मॉल आर कितना लिखा जा सकता है, थीटा के सामने है तो मैं लिख सकता हूं साइन थीटा बराबर अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो आर कैन बी रिटन एज एल साइन थीटा। यस और नो? बस उठा के यहां पर रख दीजिए तो आपका काम होते हुए नजर आएगा। कैसे, एम जी साइन थीटा बराबर एम ओमेगा स्क्वायर, आर की जगह आप लिख दोगे एल साइन थीटा। खत्म। अब क्या करना है बोलो फटाफट, यहां पर साइन थीटा कैंसल। ओके, तो ये काटना मत, नहीं तो लगा एम से एम काट दिया, काटना मत। सो यहां पर देखिए ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू कैपिटल एम स्मॉल जी अपॉन स्मॉल एल कैपिटल एल। सो यहां से ओमेगा का आंसर आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ एम जी अपॉन स्मॉल एम कैपिटल एल। क्या मेरा ये आंसर हो गया है क्या? नहीं सर, ये तो एंगुलर वेलोसिटी आ गई है। अब सवाल में आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ रोटेशंस कंप्लीटेड बाय मास स्मॉल एम इन 1 सेकेंड। इसका सिंपल सा मतलब है उन्होंने पूछी है आपसे क्या, फ्रीक्वेंसी एफ। ये पूछा है आपसे इनडायरेक्ट वे में। इनडायरेक्ट वे में क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ पूछी है। तो हम लोग जानते हैं बेटा ओमेगा बराबर होगा 2 पाई एफ। ओमेगा बराबर कितना आएगा, 2 पाई एफ। सो एफ बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब इस वैल्यू के अंदर में, इस फॉर्मूले के अंदर में ओमेगा की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए तो बेटा आपके पास में जो आंसर आ जाएगा कितना आएगा, एफ विल बी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, मतलब ये आएगा अंडर द रूट ऑफ जीएल अपॉन कैपिट 2 पाई अपॉन ओमेगा, मतलब अंडर द रूट ऑफ एम जी अपॉन स्मॉल एम एल। तो फ्रीक्वेंसी का आंसर आएगा 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एम कैपिटल एल अपॉन कैपिटल एम स्मॉल जी। दैट्स इट, खत्म। बोलो सही तो दिखाया ना मैंने, नहीं तो पता लगा कहीं उल्टा चला गया हो। ओमेगा स्क्वायर बराबर कैपिटल एम जी अपॉन एम एल, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ एम जी अपॉन एम एल। सही लिख रहा हूं मैं? यस, ओके। ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है। कुछ तो गलती कर रहा हूं मैं, है ना? एक सेकेंड ना, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, ओ बेटा सॉरी, ये आएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई आएगा। ओके 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 ओके, ओमेगा अपॉन 2 पाई आएगा। जो मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी, पता है क्या मेरे दिमाग में, कहां से मेरे को पता लगा यहां पे कहीं मिस्टेक हो रही है, तो मैं सोचो मैं बताता हूं क्या है कि जब टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है तो 2 पाई, सारे फॉर्मूले जितने आप फिजिक्स के अंदर देखोगे वहां पे 2 पाई ऊपर दिखता है, और जब फ्रीक्वेंसी का लिखा जाता है तो 2 पाई नीचे आता है। जबकि मेरे इस फॉर्मूले में 2 पाई मेरे को ऊपर दिखते, मेरे दिमाग में थोड़ा सा चलने लगा कुछ तो गड़बड़ी कर रहा हूं। सो वो गड़बड़ी मुझे मिल चुकी है, और वो गड़बड़ी मैंने क्या करी है बेटा कि एक सिंपल सी काम कर सकते थे, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ यहीं पे रख लो ना, सीधा सीधा 2 पाई एफ बराबर अंडर द रूट ऑफ एम जी अपॉन स्मॉल एम कैपिटल एल। सो यहां से f बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m स्मॉल g अपॉन स्मॉल m कैपिटल L। ठीक है, लो भाई कोई परेशानी नहीं होगी। हो गया। अब इस सवाल के डेटा को आप फॉर्मूले को चाहें तो याद रख सकते हैं, नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि देखो अमूमन यदि ऐसे मैं हर सवाल का फॉर्मूला आपको बोलूंगा कि इस सवाल के फॉर्मूले को याद रखो, इस सवाल के फॉर्मूले को याद रखो, तो आप इतने सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, इतने सारे सवाल बन जाएंगे कि आप उन्हें याद नहीं रख पाओगे। ठीक है, श्योर हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब वैरायटी पे फोकस कीजिए, किस तरह की वैरायटी यहां पर पॉसिबल है और क्या चीजों की संभावना है, उस पर हम लोग यहां पर बात करते हैं। ठीक है, चलो अगले वाले सवाल की तरफ यहां पर चलते हैं। और अगला वाला जो सवाल है, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। देखो क्या है हमारे पास में, एक हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर है 2। ये हमारे पास में एक टेबल है और टेबल के बीचों बीच में क्या हो रहा है, एक होल हो रखा है और यहां से यहां पर एक m मास वाला पार्टिकल ले रखा है मैंने, यहां पर ले लिया m मास वाला पार्टिकल, ये स्ट्रिंग की लेंथ हो गई l। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या किया है ना, यहां पर ये वर्टिकल एक्सिस ऐसे बनाई जा रही है, मतलब देखो ये ऐसे सोचिए कि हमारे पास में एक टेबल है, हमारे पास में क्या है, एक टेबल है, टेबल में बीच में से एक होल कर दिया, टेबल में क्या कर दिया, बीच में से होल कर दिया और इससे एक m मास वाला पार्टिकल जिसकी l लेंथ की स्ट्रिंग से लटका दिया। अब इसी रस्सी को नीचे डाला गया। अब यहां पर जो स्ट्रिंग नीचे जा रही है, यहां पर हम लोगों ने दूसरे पार्टिकल को लटका दिया जिसका मास है m0, और ये जो नीचे रस्सी लटक रही है पूरी उसकी लेंथ है 2l, उसकी लेंथ कितनी है, 2l है। अब हमने क्या किया, अब देखो यहां पर एक सिंपल सी बात सोचिए, यहां पर बहुत सारी चीजें यहां पर आपके पास में आएंगी, उन्हीं को आपको बस क्या करना है, सोचना है, और उन्हीं चीजों को यदि आपने सोच लिया तो काम हो जाएगा। वो ये है कि अब हम लोगों ने इस टेबल को क्या किया, रोटेट किया। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, नाउ द टेबल इज रोटेटेड, ऐसे ही इसी तरह से हम लोगों ने टेबल को रोटेट कर दिया। अब जब आप टेबल को रोटेट करोगे, या हम लोग ऐसे भी कह सकते थे, यदि आप ऐसा नहीं चाहते कि टेबल को रोटेट किया, तो हम लोग कह सकते हैं इस पॉइंट पर हम लोगों ने क्या किया, इनको घुमाया। जब मैं इनको घुमाऊंगा तो इसकी और इसकी एंगुलर स्पीड सेम नहीं आएगी, इसकी और इसकी एंगुलर स्पीड सेम नहीं आएगी, क्योंकि देखो ये m0 मास है, ये m मास है। अच्छा, अब देखो यहां पर एक पॉइंट आता है कि मैं इसको l और 2l जो दिया गया है उसकी जगह मैं x और y भी ले सकता हूं, तो थोड़ी देर के लिए साइड में x और इस 2l की जगह y ले लीजिए, एक अच्छा सवाल का रिजल्ट आपके सामने बन जाएगा। हालांकि क्या बोलते हैं, कोई इतना जरूरी नहीं है कि इस सवाल के रिजल्ट को याद रखा जाए, लेकिन सिंस सम ऑफ द स्टूडेंट्स डिमांड की सर थोड़े से और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाइए, थोड़े से और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाइए, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, टोटल लेंथ जो भी रही होगी तो l + 2l ये पूरी रस्सी एक ही है, l + 2l ये पूरी रस्सी एक ही है। अब सवाल ये पूछा गया है कि आपको बताना है कि यदि ये घुमा है तो मैंने माना ये घुमा ω1 से और ये घुमा है आपका ω2 से, तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा दैट टू बी कैलकुलेटेड, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो सवाल समझ में आया, फाइंड ω1 बाई ω2, फाइंड ω1 बाई ω2, और ऐसा नहीं कि कोई कंडीशन लगा रखी, दोनों चीजें घूम रही हैं। देखो सिंपल सी बात है, यदि आप एक रस्सी से दो चीजों को बांधोगे तो दोनों घूमती हैं, तो वही सवाल था। लेकिन पहले वाले सवाल में क्या था कि हम लोगों ने बोला कि कितने से स्पीड से घुमाया जाए ताकि एक स्टेशनरी हो जाए। इस बार भी सवाल ऑलमोस्ट ऐसा ही, लेकिन इस बार ये दोनों घूम रहे हैं, और अब दोनों घूम रहे हैं तो बेटा दोनों की एंगुलर स्पीड का रेशियो निकलवा रहा हूं। यदि मैं रेशियो नहीं निकलवाना चाहता तो मैं आपसे सीधा सीधा पूछ लेता, बताओ भैया स्पीड कितनी आएगी। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके, चलो तो कैसे करेंगे, तो यदि आप देखेंगे स्मॉल m मास वाले पार्टिकल को, इसको मैंने m0 दिया, उसको m दिया है, कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लोग देखेंगे कि m मास वाला जो पार्टिकल है, स्मॉल m मास वाला पार्टिकल, ये l दूरी पर है इस सेंटर से, तो इसका मतलब ये इस वाले सर्कुलर पाथ में घूमेगा कि नहीं घूमेगा, आपने बोला सही बात है। इस पर यदि मैं फोर्सेस की बात करूं तो एक तो फोर्स लग जाएगा नीचे की तरफ में mg, यस और नो, तो सही बात है। इधर में आप एक फोर्स की बात करोगे टेंशन की, और बाहर की डायरेक्शन में आएगा m ω1² स्मॉल r, यस और नो। सो यहां से आप कह सकते हो कि टेंशन T बराबर m ω1² r, या हम लोग कह सकते हैं m ω1² l। अब सोचिए यहां पे टेंशन के लिए हमारे पास में जो भी रिलेशन आ रहा है, तो टेंशन T भी अननोन है, ω1 भी अननोन है, सारी चीजें अननोन है, तो फिर सवाल करोगे कहां से? तो सवाल में कुछ तो ऐसा होना चाहिए ताकि सवाल बने, तो इसीलिए ये सब डेटा यहां पर गिवन है। चलो अगले स्टेप पे मूव ऑन करते हैं। अब जब ये वाला घूमेगा, तो जब ये घूमेगा तो ये लगभग यहां पर कहीं पहुंच चुका होगा, और ये रहा आपका m0 मास वाला पार्टिकल।
अब इस पर यदि मैं एनालिसिस करता हूं तो बेटा ध्यान से देखिए, ये लेंथ तो 2L हो जाएगी, ये आपका M0G नीचे लग जाएगा, और यहां पर भी टेंशन कितनी आ जाएगी, टेंशन T ही रहेगी। ऐसा मत कर देना अलग अलग टेंशन लगा दी, क्योंकि स्ट्रिंग सेम दी गई है, स्ट्रिंग्स आर सेम, और जब रस्सी सेम होती है तो टेंशन सेम ही होती है, चाहे आप उसे कहीं से कैसे भी मोड़ लो। अब कई लोग सोचेंगे सर यहाँ पे पिंच किया तो फिर रस्सी अलग हो गई, तो फिर तो ऐसे तो पुली ब्लॉक सिस्टम में भी फिर तो टेंशन अलग अलग आ जाती थी, आती है क्या, नहीं आती है, टेंशन रिमेन सेम। ओके, अच्छा यहां पर एक और फोर्स लग रहा है, ये हमारे पास में आ रहा है m⍵2² R2 मान लीजिए इस वाली डिस्टेंस को, ठीक है, R2 सर्कल में ये चक्कर लगा रहा है। ओके, अब टेंशन के लिए हम लोग क्या करेंगे यहां पर, तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, इसके दो कंपोनेंट ले लीजिए, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। यदि मेरा ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो ये वाला कंपोनेंट आएगा t cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट आएगा t sin थीटा। बोलो क्या मैंने सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। अब यहां पर बस मास m0 है, उतना ध्यान रखना, तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी t sin थीटा बराबर m0⍵2² R2, यस और नो, m0⍵2² R2। नाउ यू विल हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R2। R2 कैसे निकालोगे, तो R2 के लिए जरा इधर में आके दो, थोड़ा सा सोचिए, देखो ये ऐसा ऐसा सर्कल बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है क्या, तो यहां पर ये है आपका R2, ये है आपका 2L और ये है आपका थीटा। तो इस डायग्राम के हिसाब से देखोगे तो साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू R2 अपॉन 2L, यस और नो। सो R2 की वैल्यू आ जाएगी यहां पे कितनी, 2L साइन थीटा, यस और नो। तो आप लिखोगे इसे t साइन थीटा बराबर m0⍵2² और R2 की जगह लिखोगे 2L साइन थीटा। बोलो साइन थीटा से साइन थीटा काट लीजिए, बिल्कुल सर जी, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो यहां पर बनेगा t बराबर m0⍵2² इंटू 2L, सही। ओके, अब यहां पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, सो यहां से आपके पास में दोनों को डिवाइड कर लीजिए, तो डिवाइड करेंगे या इक्वेट कर दीजिए, तो आप लिखोगे m⍵1² बराबर m0⍵2² इंटू 2L। कैंसलेशन मारिए जरा, यहां पर क्या कट सकता है, m कटेगा नहीं, L से L कटेगा, और आपके पास में आंसर आएगा ⍵1² अपॉन ⍵2² का आंसर कितना आएगा, 2m0 अपॉन m। बोलो क्या यही आंसर आएगा, यस। अब आपसे पूछा क्या गया, ⍵1 अपॉन ⍵2 पूछा है, सो इसका मतलब यह है कि आपको यहां पर बस क्या करना है, रूट लेना है, तो ⍵1 अपॉन ⍵2 का आंसर आएगा अंडर द रूट ऑफ 2m0 अपॉन m, दैट्स इट, खत्म। बोलो कर सकते हैं सर, सवाल थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं शुरुआत में, लेकिन एक बार हो जाए तो उसके बाद आसान लग रहे हैं। देखो सवाल की लैंग्वेज को समझिए, डायग्राम देने पर ही पूरा काम हो जाता है। इन्हीं चीजों को मैं बोलूंगा, एक टेबल है, टेबल के सेंटर पे होल किया, उससे एक रस्सी को गुजारा, इसमें से L लेंथ से M मास वाले को, 2L लेंथ से M0 मास वाले को लटका दिया और फिर इसे घुमाया है। जब घुमाया है तो इस प्रकार से घुमाया है कि ये दोनों घूम रहे हैं। अब ये दोनों घूम रहे हैं तो बेटा M वाला ⍵1 से घूमा, M0 वाला ⍵2 से घूमा, तो इनका रेशो कितना आएगा, ये सवाल है, बस खत्म। बात समझ में आ रही है, यस और नो। अब इसके अंदर में यदि फिर से वही सवाल को यदि मैं लेके जाना चाहूं कि भैया M वाला रेस्ट पर है, तो फिर वही कहानी बन जाएगी। बात समझ में आ रही है, किसी एक को रेस्ट पर डालने पर तो फिर वहां से टेंशन निकालो, तो वहां से टेंशन आएगी, वही देखो कहानी वैसे ही चलेगी, कहानी वैसे ही चलेगी। लेकिन अब यहां पर यदि टेंशन डाल दोगे तो बेटा यहां पर फिर फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा, तभी तो टेंशन आएगी। बात समझ में आ रही, कोई तो रोक के रखेगा ही नहीं, रोक के रखेगा उसे, तो कौन रोक के रखेगा, फ्रिक्शन। हालांकि अब फ्रिक्शन के सवाल हम लोगों ने किए नहीं है। सर इसमें फ्रिक्शन आ जाएगा, पहले वाले सवाल में फ्रिक्शन क्यों नहीं था, तो बेटा रीजन ये है कि पहले वाले सवाल में M मास वाला जो था वो नीचे लटका हुआ था, तो वहां पे हवे में था, तो हवे में फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन सिंस ये आपका टेबल पे रखा है तो यहां पर फिर फ्रिक्शन भी चाहिए जो इसे इधर उधर मूव करने से रोके। क्या ये बात पकड़ में आ रही है? हालांकि यही सवाल का लेवल काफी ऊंचा हो गया, लेकिन हाँ यदि हम लोग बोले कि भैया थोड़ा सा एग्जामिनर भी चाहता है कि भैया आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा सवाल, डिफिकल्ट टाइप का सवाल दिया जाए, तो वो ऐसे सवाल यहां पर बनवा सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और एक सवाल करवाता हूं मैं आपको। देखो फिर से अगेन अच्छा सवाल आपके सामने आ रहा है। क्या हो रहा है, देखो कभी आपने ऐसे देखा है कि रॉड ले ली जाए,
एक रॉड ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल सकते हैं हम लोग। हमारे पास में एक रॉड है, ठीक है, हमारे पास में क्या है, एक रॉड है, और इसकी जो लेंथ है वो है 1.8 मीटर, ठीक है। हमारे पास में इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 1.8 मीटर। अब इससे मैंने क्या किया, इसके इस सिरे से एक रस्सी बांधी, इस सिरे से एक रस्सी बांधी, और यहां पर आपका एक m मास वाला पार्टिकल, लेट से m बराबर है 240 ग्राम, ठीक है, 240 ग्राम वाले इससे, और इससे एक रस्सी इधर बांधी, इससे एक रस्सी इधर बांधी, और इसको घुमाया जा रहा है, तो ये घूमेगा। अरे घूमेगा कि नहीं घूमेगा। अच्छा, मैंने यहां पर कितनी रस्सियां बांधी है, एक की दो अलग अलग स्ट्रिंग्स बांध दी हैं। मैंने बोला कि लेट से इस वाली स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो 16 न्यूटन है, तो आपको बतानी है यहां पर टेंशन कितनी आएगी यदि मैंने इसको घुमाया है। और घुमाने के पश्चात और कुछ डेटा चाहिए ना यहां पे थोड़ा सा। इस वाली स्ट्रिंग की लेंथ है 1.5 मीटर, 15-18 से काम बन जाएगा। और एंगुलर स्पीड नहीं दे रखी है मैंने, है ना। देखो यहां पर टेंशन पूछिए तो ओमेगा भी पूछ सकता हूं मैं, मतलब ओमेगा भी आपको बताना है, ठीक है। ये सिचुएशन यहां पर बन रही है। बस यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है वो मैं बता देता हूं कि जब ऐसे करते हैं हम लोग तो ये मोस्टली कहां पर कटता है, सेंटर पर कटता है। कहां पर आता है, सेंटर पर आता है। मतलब यहां से ऊपर की लेंथ और नीचे की लेंथ सेम है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम दिया है, नहीं दिया है तो भी मान सकते हैं। सवाल समझ में आया कि फिर से बोलूं? सवाल समझिए एक बार और, सवाल को समझिए। देयर इज अ रॉड हुज लेंथ इज 1.8 मीटर, its two ends are attached with two strings and these two strings are connected with a mass of 240 gram. Now it is rotated in such a way so that the one length both makes same angle and the tension in the lower string is 16 Newton. Then what will be the tension in the upper string, and also what will be the angular velocity if the angle made by the string is same? If the angle made by the strings is same. ये सवाल है, मतलब दो सवाल मैंने यहां पर डाल दिए हैं आपके लिए एक ही साथ में। क्वेश्चन नंबर 3 में ही क्वेश्चन नंबर 3 और 4 यहां पर आपका बन रहा है। कैसे करेंगे सवाल को आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। करना वही, अब देखो चैप्टर यही चल रहा है, इसका मतलब देखो यहां पर जब चैप्टर चल रहा होता है ना, एक बात ध्यान रखिए, कभी भी ड्यूरिंग द लेक्चर न्यूमेरिकल्स आसान लगते हैं, लेकिन वही जब लेक्चर्स खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट लगने लगते हैं, क्योंकि हमारी सोचने की जो क्षमता है या जो शक्ति है वो काम ही नहीं करती है। क्यों? हमें पता ही लगता है कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, क्योंकि इतने सारे ढेरों कॉन्सेप्ट है, कौन सा लगाएं। तो कभी भी देखो, जब भी घुमाने वाली बात करी जाए तो हमारे दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर होगा, ठीक है। अब इसको घुमाते हैं, चलो। जब ये घूमेगा तो भैया मैंने माना ये ऐसे घूम लिया, ठीक है। अब इसका मास m मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, तो बेटा ये आ जाएगा mg। मैंने मान लिया इस स्ट्रिंग में टेंशन है T1 और इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन है T2, ठीक है। और जब ये घूमेगा तो बेटा यहां पर लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r की कंडीशन ये है, ये वाली जो लेंथ है वो r है। अब क्या करूं मैं, सोचो, बस इतना कर दिया। अब यहां पर यदि मैं देखता हूं तो कंपोनेंट लेने के लिए सोचता हूं, तो देखो ऐसे आपको यहां पर कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। तो बोलो कौन से के कंपोनेंट लेंगे। ये थीटा है तो बेटा ये एंगल थीटा आने पर आपका जो एक प्यारा सा कंपोनेंट बनेगा तो ये वाला बनेगा कितना, T1 कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में बनेगा T1 साइन थीटा। यस और नो। वैसे ही T2 वाले के लिए यदि मैं बात करता हूं तो T2 का एक कंपोनेंट इधर बनेगा और एक इधर बनेगा, लेकिन कौन सा बनेगा वो सोचना पड़ेगा आपको। कैसे? ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला थीटा आएगा, मतलब ये बनेगा T2 कॉस थीटा, और ये वाला बनेगा T2 साइन थीटा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बस इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाओ और सॉल्व करो। तो देखो पहली वाली इक्वेशन वर्टिकल डायरेक्शन में यदि मैं लगाता हूं तो लगेगा T1 कॉस थीटा बराबर T2 कॉस थीटा प्लस का mg। m वगैरह मैं बाद में पुट कर लूंगा, डरने की जरूरत नहीं है। इसको इधर लेके आ जाता हूं तो ये बन जाएगा T1 माइनस का T2 कॉमन कॉस थीटा बराबर mg। सो मैं यहां से कह सकता हूं T1 माइनस का T2 बराबर आ गया mg अपॉन कॉस थीटा। अब यहां पर परेशानी है, देखो अब मुझसे टेंशन चाहिए ना, तो बेटा यहां से मैं लिख सकता हूं T1 बराबर आएगा T2 प्लस का mg अपॉन कॉस थीटा। तो मुझे बेटा
ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। सोचिए कितनी आसानी से निकाल दिया। तो देखो पुट करो वैल्यूज को, T1 बराबर आएगा T2 मतलब 16 प्लस M कितना है 240 ग्राम, मतलब आप लिख सकते हो 0.24 kg। G की वैल्यू हम लोग 10 लेके चलते। कॉस थीटा अटका दिया आपका। सोचो कॉस थीटा कहां से निकालोगे? कॉस थीटा के लिए आपको ये ट्राइंगल मदद करेगा। कैसे? देखो ये वाले ट्राइंगल के अंदर में ये आपका थीटा है, देखो ये 0.9 आएगा। क्यों? मैंने आपको बताया ये सेंटर में रोटेट कर रहा है और ये वाली लेंथ आपको 1.5 मीटर दे रखी है, बराबर। तो यहां से बता दीजिए कॉस थीटा कितना आएगा, एडजासेंट मतलब 0.9 डिवाइडेड बाई 1.5। तो यहां पर आप लिखोगे 0.9 डिवाइडेड बाई 1.5, मतलब इसको ऊपर लिख दिया। बोलो सही है। अब आपको जीरोज को एडजस्ट करना है, तो देखो पॉइंट से तो ये वाला पॉइंट काट दीजिए, इस पॉइंट से नीचे की तरफ में 2 जीरो बढ़ा दीजिए। 3 से काटोगे तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और 3 से काटोगे 3 8 24। सही है। एक जीरो से एक जीरो ये और कट लेगी, तो बस तो काम खत्म। इट एम्प्लाइज T1 बराबर आएगा 16 और प्लस कितना बच रहा है बेटा 8 5 40, 40 डिवाइडेड बाई 10 मतलब आ गया। देखो T1 का आंसर फटाफट से देख के बता दीजिए कितना आ रहा है। क्या सभी लोगों का आंसर 20 न्यूटन आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है 12 न्यूटन आंसर आने वाला हो और मैंने जल्दबाजी में प्लस माइनस की कोई गलती कर रखी हो? भाई चेक करना जरूरी है, क्योंकि देखो 4 तो इसका आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है यदि मैंने गलती करी होगी तो 16 - 4 12 आना चाहिए था। लेकिन मैं देख लेता हूं एक बार, कहीं गलती तो नहीं दिख रही है। ऊपर T1 cos थीटा सही है, नीचे T2 cos थीटा mg सही है। T1 cos थीटा बराबर T2 cos थीटा प्लस mg, ये इधर जाएगा, बिल्कुल सही किया है, मतलब ये आंसर करेक्ट हो गया। क्या ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? सर क्वेश्चन तो समझ में आया, लेकिन इतना डिफिकल्ट भी हो सकता है। देखो डिफिकल्ट नहीं है, इस बात को ध्यान में बिठाइए। इट इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट क्वेश्चन सिंस ऐसा पहली बार लग रहा है तो आपको हो सकता है कि आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, बट रियलिटी में वास्तविकता में क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा फोकस करिए, आप आराम से इन सवालों को टैकल कर सकते हैं। अब दूसरा क्या है, ओमेगा निकालना है। सवाल को जब चालू हो जाता है उसके बाद देखिए सवाल कितने आसान है। ठीक है, चलो तो हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो बेटा देखो यहां पर लिखा जाएगा कितना, T1 साइन थीटा प्लस का T2 साइन थीटा बराबर का m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r बराबर। स्मॉल r क्या है? स्मॉल r है बेटा ये वाली दूरी। अब ये वाली दूरी यदि स्मॉल r है तो जरा ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल को मैं यहां पर बना देता हूं। ये स्मॉल r है, ये थीटा है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, और ये 1.5 है, बराबर है। सोचिए, तो मैं साइन थीटा बराबर लिखूंगा कितना, अपोजिट मतलब r अपॉन हाइपोटेनियस है 1.5। यस और नो? तो इसका मतलब है स्मॉल r को लिखा जाएगा 1.5 साइन थीटा। तो बस यहां पर पुट कर दीजिए वैल्यूज को और आपका काम बनने लगेगा। T1 कितना निकाला था हम लोगों ने, 20 इंटू साइन थीटा प्लस T2 कितना निकाल दिया था, 16 इंटू साइन थीटा बराबर स्मॉल m कितना है 0.24 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 1.5 साइन थीटा। यस और नो? बस कैंसलेशन कर दीजिए। देखो सब जगह साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा कैंसल, तो 20 और 16 आ गया 36 बराबर 0.24 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 1.5। तो बेटा एक बात देखिए, 0.24 का 1.5 टाइम्स है, 0.24 का 1.5 टाइम्स है, मान के चलो ये 24 होता, ठीक है, तो 24 इंटू 1.5 करता, पॉइंट हटाता था, जीरो बढ़ाता था, सही है। और यहां पर देखो 5 से कटेगा 2, 5 से कटेगा 3, 2 से कटेगा 12, 12 24, 12 3 36, सही है। लेकिन कब ये 24 होने पर 36 है, तो 0.24 होने पर कितना हो जाएगा, 0.36। तो बस काम खत्म, 36 बराबर 0.36 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब जाहिर सी बात है, यहां से पॉइंट काट के नीचे 100 लगाओगे, 36 से 36 काटोगे तो ओमेगा स्क्वायर का आंसर आएगा 100। सो यहां से मैं कह सकता हूं कि हमारे पास में जो ओमेगा है उसका आंसर आएगा 10 रेडियन पर सेकेंड। दैट्स इट, खत्म सवाल। बोलो, आराम से कर सकते थे कि डर लग रहा था? सर बहुत डर लग रहा था इन सवालों को देख के, लग रहा था, पर डरना मना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। सिस्टम चल रहा है ना? हाँ
सवालों को एक बार फोकस कीजिए बेटा। अब कई लोगों के मन में अभी भी होगा सर सवाल को लिखा कीजिए, सवाल को लिखा कीजिए। इन सवालों में लिख लेना है कुछ नहीं है। बोलो, मैं अभी कोई भी सवाल पे जाऊंगा तो वापस में पूरा सवाल बता सकता हूं। क्या है इस सवाल के अंदर? एक ट्यूब है, इसके अंदर से एक रस्सी गुजारी, एक एम मास को पार्टिकल लगाया, दूसरा एल लेंथ वाली यहां से स्मॉल एम मास वाला पार्टिकल लगाया, इनको घुमाया जा रहा है। अब इसको कितनी स्पीड से घुमाया जा रहा है ताकि ये कैपिटल एम वाला क्या रहे, रेस्ट पर रहे, या कितने नंबर ऑफ रोटेशंस वाली बात है इस सवाल में। खत्म। इस वाले सवाल में क्या, एक टेबल है, टेबल के सेंटर में एक होल है, उससे एल लेंथ की दूरी पर स्मॉल एम मास वाला पार्टिकल और इससे 2l लेंथ की दूरी पर m नॉट मास वाला पार्टिकल। मैंने इसको पूरे को घुमाया तो ये ओमेगा 1 से घूमा, ये ओमेगा 2 से घूमा, तो इनका रेशियो निकालना है। तीसरे सवाल पे आ जाओ। तीसरे सवाल मैंने क्या बोला, एक 1.8 मीटर लंबी रॉड है। अब ये डेटा ऐसा लिया गया ताकि ये सॉल्व हो जाए। ये डेटा थोड़ा सा अलग अलग लोगे तो डेटा सॉल्व नहीं होगा। अब यहां पर बोला गया है कि भैया ये वाली जो लेंथ है, इधर में एक रस्सी की लेंथ दे देगी 1.5 मीटर, मतलब जाहिर सी बात है वो दूसरी की भी लेंथ उतनी ही है। ठीक है, 1.5 मीटर लेंथ वाली दो रस्सियां हैं, उनसे मैंने एक स्मॉल एम मास वाले पार्टिकल को, जिसका मास है 240 ग्राम, उसको बांधा है और इनको घुमाया है। नाउ इट इज रोटेटेड इन सच अ वे सो दैट इट रोटेट्स एट द सेंटर ऑफ द रॉड। ये रॉड के सेंटर में घूम रहा है। देन फाइंड द टेंशन इन द अपर स्ट्रिंग एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मास m। खत्म। लो भाई, 3 सवाल जो हमने किए वो सारे सवाल मैंने यहां पर रिकॉल करवा दिए। चलो अब और आगे बढ़ते हैं। बोलो, सवाल कितने डिफिकल्ट लग रहे हैं? क्या ज्यादा सवाल डिफिकल्ट हैं? बिल्कुल भी। देखो, सवालों को जितना आप डरोगे सवाल उतने ही आपको डिफिकल्ट लगते हुए जाएंगे, लेकिन यदि आप सवालों से नहीं डरोगे तो आपको सवाल डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। इस बात को ध्यान रखिए बेटा। ये सवालों की यही खास बात होती है कि बेटा कई बार यदि आप जितना डरते जाओगे सवाल उतने ही डिफिकल्ट होने लगते हैं। यही तो खास बात होती है इन सवालों की। न्यूमेरिकल्स में यही होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्या ये बात आप लोगों के पल्ले पड़ रही है? चलो अब हम लोग करते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 पे है शायद से हम लोग, जो भी है क्वेश्चन। अब देखो, मुझे भी याद नहीं मैंने क्या किया। देखो, यहां पर एक हमारे पास में रॉड है, स्टैंड है। ठीक है, इस स्टैंड से मैंने एक एल लेंथ वाली रॉड ले ली। देखो ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला, ये फिक्स स्टैंड है, फिक्स स्टैंड। इससे मैंने यहां पर एक एल लेंथ वाली रॉड जो यहां पर मूव कर सकती है बना दी, और इससे मैंने क्या किया, यहां पर इस जगह मैंने स्ट्रिंग अटैच कर दी और यहां पर एम मास वाले पार्टिकल को एल लेंथ की स्ट्रिंग से ही लटका दिया। और जब ये ऐसा घूम रहा है, इसको घुमाया गया है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। कितने से? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया गया है। ये एंगल थीटा बराबर मैंने दिया है 53 डिग्री। यदि ये 53 डिग्री पर पहुंच गया है तो आपको बताना है कि, अब देखो यहां पर मैं मास दे सकता हूं, बहुत कुछ चीजें दे सकता हूं, पर मान के चलिए मास वगैरह कुछ नहीं दिया है। हम तो सिंपल सा सवाल करते हैं, फाइंड एंगुलर स्पीड ओमेगा सो दैट दिस एंगल इज 53 डिग्री। सवाल को लिख लीजिए भले ही चाहिए तो। सवाल क्या है? फाइंड ओमेगा सो दैट थीटा इज 53 डिग्री। सवाल समझ में आया? ये क्या है? आपकी रिजिड रॉड है और ये क्या है? स्ट्रिंग है। ये क्या है? स्ट्रिंग है। इनको घुमा रहे हैं। चलो कहानी शुरू करो। हाउ टू स्टार्ट द कहानी? सिंपल सी बात है, जब ये घूम रहा होगा, देखो यही बस इस सवाल का कॉन्सेप्ट देख ली क्या है। जब ये घूमेगा तो ये ऐसे घूमेगा इस वाली रेडियस पे, स्मॉल आर पे। बस यही ध्यान रखना है। बाकी आप आराम से सवाल को अब कर सकते हो। कैसे करेंगे सर जी सवाल को? तो सवाल को करने का तरीका वही है आपका खानदानी तरीका। mg नीचे आ जाएगा, यहां पर स्ट्रिंग है मतलब यहां पर एक टेंशन आएगी। अब यहां पर टेंशन आएगी बाहर की तरफ, m ओमेगा स्क्वायर r आएगा। सारे सवालों का पैटर्न देख लीजिए, फिक्स है पैटर्न। अब क्या करें, तो इसके दो कंपोनेंट निकाल लीजिए ब्लैक से। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। यदि ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा, तो ये आ जाएगा टी कॉस थीटा और ये वाला आ जाएगा टी साइन थीटा। सही बात है। नाउ लगा दीजिए, तो आप बोलोगे कितना? टी कॉस थीटा बराबर का mg बराबर है, और टी साइन थीटा बराबर का आएगा m ओमेगा स्क्वायर r। अब मुझसे क्या टेंशन पूछिए स्ट्रिंग में? मैंने तो नहीं पूछी टेंशन। क्या मैं पूछ सकता हूं? बिल्कुल पूछ सकता हूं, लेकिन मैं नहीं पूछ रहा, मैं तो ओमेगा पूछ रहा हूं ताकि एंगल 53 आए। तो अब एक काम करते हैं, क्या करें, कैसे सॉल्व करें?
तो यदि आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो बस डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, टी से टी कट जाएगा, और एक काम कीजिए उल्टा डिवाइड कीजिए, मतलब इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 माना है तो 2 डिवाइडेड बाई 1 कीजिए। सर जी इससे क्या फायदा होगा, फायदा देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बनेगा और इक्वल्स टू एम से एम कटेगा, ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी आ जाएगा। सही है। सो यहां से देखिए आपके पास में ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो ये आ जाएगा जी टेन थीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर आर। अब यहां पर ओमेगा जो आएगा वो आएगा कितना, अंडर द रूट ऑफ जी टेन थीटा अपॉन स्मॉल आर। बस यहां पर ध्यान रखना, ये स्मॉल आर के फॉर्मेट में आंसर लिख कैसे सकते हो, स्मॉल आर तो अननोन है, हमारे पास में एल दिया है, तो अब सोचो ये एल और आर से क्या रिलेशन निकालोगे। बस यही आपने यदि सही सोच लिया तो काम हो जाएगा। देखो यहां से लेकर के यहां तक एल है, लेकिन यहां पर देखिए ये वाली दूरी और निकालनी है आपको, तो ये कितनी आएगी, देखो ये थीटा है, सोचिए जरा फटाफट से, ये है आर, ये है थीटा और ये है एल, तो बोलो क्या आर बराबर एल साइन थीटा नहीं बनेगा, ये वाली दूरी, क्या ये एल साइन थीटा नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, और साथ में ये वाली एडिशनल एल और है, ये है, बोलो कितना आ जाएगा आर का मतलब। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि बेटा स्मॉल आर बराबर आएगा एल प्लस का एल साइन थीटा, यस और नो, आपने बोला बिल्कुल सही है। सो अगले इसमें लेके जाइए, तो बेटा आपके पास में ओमेगा का आंसर आ गया अंडर द रूट ऑफ जी टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कई लोग सोच रहे हैं जब लिखना ही था तो फिर काय को किया, तो एल प्लस का मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगा जरूरत पड़ेगी, जी टेन थीटा अपॉन एल प्लस का एल साइन थीटा। ना थीटा है आपके पास में 53 डिग्री, इस बात का ध्यान रखना, 37 नहीं दिया इस बार, चाहता तो मैं 37 दे सकता था। साइन 53 डिग्री कितना आएगा 4/5 और टेन 53 डिग्री कितना आएगा, ये आएगा 4/3। पुट द वैल्यूज, वैल्यूज को पुट कर दीजिए फटाफट से, तो आपके पास में कहानी ये आएगी, ओमेगा बराबर आएगा जी इंटू 4/3 अपॉन एल प्लस का एल साइन 53 मतलब 4/5। सो ओमेगा बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ 4g अपॉन 3 होल डिवाइडेड बाई 9l डिवाइडेड बाई 5, यस और नो, बिल्कुल सही है। तो ओमेगा बराबर आएगा कितना, देखो कुछ कट नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है, तो ऊपर लेके चले जाते हैं, 5 का 20g डिवाइडेड बाई 27l, सही है ना, 9 या 27 भाई, 5 4 जा 20 और 3 9 जा 27, सही कर रहा हूं, 20g डिवाइडेड बाई 27l, दैट्स इट, यहां पर आंसर आ रहा है। आगे कहीं कटने की गुंजाइश है नहीं, देखो ना तो 2 से कट रहा है, ना 3 से कट रहा है, ना 4 से कट रहा है, ना 5 से कट रहा है, तो ऐसा कुछ आंसर हमारे पास में आ गया है। अब यदि मैं यहां पर लेंथ की वैल्यू दे दूं कुछ, तो लेंथ की वैल्यू कितनी देनी चाहिए, मैंने देनी चाहिए लाइक मान के चलो, अब इस सवाल को यदि मैं और आपसे आगे चल के पूछता हूं, मैंने बोला क्वेश्चन में कि इफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड रॉड, दैट इज सिंपल सी बात है कि भैया L बराबर 2/27 मीटर दे दिया, 2/27 क्यों दे रहा हूं आप डेटा को देख लीजिए, तो भैया बता दीजिए ओमेगा कितना आ जाएगा, तो ओमेगा का आंसर आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 2/27, सॉल्व कर लीजिए, ओमेगा का आंसर आएगा जो 27 से 27, 2 से 2 अंडर द रूट ऑफ 100, मतलब ओमेगा का आंसर आएगा 10 रेडियन पर सेकेंड। लो भाई एक और सवाल, अब मैंने ओमेगा पूछा है, मैं आपसे एफ पूछ सकता हूं फ्रीक्वेंसी, क्या डिफिकल्टी है इन सवालों में, कुछ डिफिकल्टी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस प्रकार से सवालों को करना है, क्या सवाल है। एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूं, आपके पास में एक फिक्स स्टैंड है, उस पर एक एल लेंथ की रिजिड रॉड लगाई है और इससे एल लेंथ की एक रस्सी बांध दी है। अब ये फिक्स स्टैंड को ऐसे घुमाया जा रहा है, जब ऐसे घुमा रहे हैं तो ये एम मास वाला पार्टिकल भी घूम रहा है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी आपको बतानी है, सो दैट कि ये जो थीटा है वो 53 डिग्री आ जाए।
हो सकता है इसी सवाल को मैं 37 डिग्री के लिए करवा लूं, कैसे भी करवा लो, कोई फर्क पड़ेगा इससे? नथिंग एट ऑल, नो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये सवाल समझ में आया आप लोगों के? देखो सवाल आराम से समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। रिजल्ट आपके सामने आ गया, ओमेगा बराबर जी tan थीटा अपॉन आर। यदि आप चाहें तो इस रिजल्ट को याद रख सकते हैं, नहीं चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस स्मॉल आर के फॉर्मेट में रखा है क्योंकि ये सर्कल से बेटा ये एल, ये 2L वगैरह ऐसा कुछ देके सवाल बनवा सकता है, तो इसलिए मैंने इसको स्मॉल आर ही रहने दिया है ताकि आप ध्यान रख सके। ठीक है, इन सवालों के रिजल्ट याद नहीं करने हैं, लेकिन हाँ यदि आप चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं मेडिकल में नहीं पूछेंगे इतने डिफिकल्ट सवाल, बट वही है कुछ स्टूडेंट्स की क्या बोलते हैं उसको, कुछ स्टूडेंट्स की भावनाओं का सम्मान रखते हुए हम लोगों को अपना लेवल थोड़ा सा तो ऊपर रखना ही चाहिए, तो थोड़ा सा ऊपर हम लोग लेके जा रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, श्योर। चलो अगला सवाल करते हैं हम लोग। हमारे पास में एक है, ये ऐसे देखो क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं फनल, है ना? केमिस्ट्री की लैब में देखी होगी। अरे स्टोव के अंदर जो केरोसिन डालते हैं, याद है, देखा है कभी? ऐसी फनल है। ठीक है, ये इसका सेंटर है। अब हमने क्या किया, यहां पर एक m मास के पार्टिकल को घुमाया जा रहा है। ठीक है, एक m मास के पार्टिकल को क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। और जब घुमा रहे हैं तो सिचुएशन इज लाइक दैट कि बेटा ये यहां से 10 सेंटीमीटर की हाइट पर हमेशा बना हुआ है। एक काम करो, हाइट को बाद में ले लेंगे। इट इज ऑलवेज एट हाइट h एंड इफ दिस इज द एंगल थीटा। ध्यान समझ में आया? सवाल क्या है? सवाल कुछ ऐसे है, अ पार्टिकल, दिख तो रहा है कि नहीं दिख रहा है? अ पार्टिकल इज रोटेटेड इन अ funnel such that it always remains at height h। अब ये ऐसा सवाल है, ये आपको आराम से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के लिए। एट हाइट h फ्रॉम वर्टेक्स फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब यहां पर ये जो सवाल मैंने यहां पर आपको बना दिया है, सवाल बनाने में कुछ नहीं जाता है, सवाल तो हम लोग फटाफट से कर लेते हैं। अब देखो यहां पर कुछ डेटा नहीं दिया गया, सर पार्टिकल का मास नहीं दिया, कोई बात नहीं दिया है तो आप मान लीजिए कि भैया पार्टिकल का मास है स्मॉल m। ठीक है, पार्टिकल का मास है स्मॉल m, ले लो आप पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m। ठीक है, यदि मेरा थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, थोड़ा सा स्क्रीन में ऊपर चला जाता है कभी कभी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से देखिए। मैंने क्या बोला, पार्टिकल ऑफ मास m इज रूटेड इन अ फनल सच दैट कि भैया ये हमेशा ऐसी सिचुएशन पे है। बोलो कैसे करोगे सवाल को? अब देखो यहां पर यदि ये घूम रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये यहां पर स्पीड पूछा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ लीनियर स्पीड के बारे में ही बात कर रहा होगा। क्योंकि यदि इसको कुछ और पूछना होता तो वो बोलता भैया इतने के सर्कल में घूम रहा है। बात समझ में आ रही है? यस और नो, लेकिन उसने बोल दिया भैया ये h हाइट ऊपर है। क्या बोल दिया? h हाइट ऊपर है। सोचो जब ये घूमेगा तो क्या ये ऐसे घूमेगा? बिल्कुल साफ सी बात है, ऐसे घूमेगा, मतलब ठीक है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखिए क्या हो रहा है कि ये जो पार्टिकल है वो आपका इंक्लाइन प्लेन पर पार्टिकल है, यस और नो। और यहां पर मैं बोल सकता हूं दिस इज द एंगल थीटा। यहां पर यदि m मास का पार्टिकल है तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगा दिया आपने mg। ठीक है, और कौन सा फोर्स लग रहा है? और आपका लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। और आपका कौन सा लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। अच्छा, ये नॉर्मल रिएक्शन लगाते ही मेरे दिमाग में एक बात और आती है, वो बात ये आती है, देखो ये वाली जो हाइट है ना, ये h दे रखी है एग्जामिनर ने, इसका कोई ना कोई तो काम होगा तभी ये दे रखी होगी, अदरवाइज देता ही नहीं, फिर कोई जरूरत ही नहीं थी भैया इसकी देने की। क्या बात समझ में आ रही है? यस, ठीक है भैया, ये दिया है, इसकी हाइट h है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये यहां पर घूम रहा है सर्कल में, बराबर है, मैं बोला सही बात है। तो इसमें यहां पर मैं एक काम कर सकता हूं, ये है कि इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट बन सकते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है,
अब सोचे ये वाला एंगल थीटा है तो ये थीटा है, तो यहां से ये वाला एंगल थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट आ गए, एन कॉस थीटा और ये वाला आ जाएगा एन साइन थीटा। मतलब देखो यहां पर इससे क्या बन गया सर, अब एम ओमेगा स्क्वायर आर कहां लगाएं, बिल्कुल लगा सकते हो, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर देखिए सवाल में बोला है कि इट ऑलवेज रिमेन्स एट हाइट एच फ्रॉम वर्टेक्स, मतलब यदि ये हाइट फिक्स है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है ही नहीं। मतलब आप कह सकते हो कि यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसे बन रही है कि एन कॉस थीटा बराबर का एम जी, यस और नो, मतलब बिल्कुल सही बात है। अब दूसरा देखिए, एन साइन थीटा बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर लिखना चाहिए था, लेकिन यहां पे स्पीड पूछे, मतलब वो वी पूछ रहा है, तो मैं लिख सकता हूं एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एंड आर क्या है बेटा, आर है ये रेडियस जिसमें ये घूम रहा है। आर क्या है, वो रेडियस जिस पाथ में ये घूम रहा है। अब बोलो यहां पर क्या गायब कर सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, यहां से तो हमें कुछ पता ही नहीं लग रहा। अब देखो मैं सिंपल सी बात है थी, मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है, डिवाइड कर लेता हूं। डिवाइड करने से मेरे पास में क्या चीजें निकल के आएंगी, इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो, ठीक है, काम की चीज है। डिवाइड 2 बाय 1, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करो, क्या होगा, n से n कैंसल, m से m कैंसल, तो ये r ऊपर चला जाएगा, तो आंसर में देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा tan थीटा बराबर v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो इसका मतलब देखिए ये बन रहा है यहां पर v स्क्वायर अपॉन आर जी बराबर tan थीटा। वाओ, क्या किया मैंने, एक बार लेफ्ट में लिख दिया, एक बार राइट में लिख दिया। देखो अब यहां पर परेशानी ये है कि ये थीटा आखिर है कितना, और मैं तुम्हें सीधा आंसर लिख सकता हूं v बराबर अंडर द रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, लेकिन सोचिए मैं इसको थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में लेके जाने की कोशिश करता हूं। मतलब यदि आप लोग देखेंगे तो ये आंसर v बराबर का अंडर द रूट ऑफ आर जी टेन थीटा है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और सर जी ये रिजल्ट आपका याद है, आपका रिजल्ट बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, साइकिल सवार जो झुकता है, या स्मूथ इंक्लाइन प्लेन वाला, क्या ये सवाल वही सवाल है? बस आपको क्या दिया है, एक फनल के अंदर में पार्टिकल दे दिया, तो आधे लोग तो वैसे ही पेन छोड़ के बैठे थे इतनी देर से। लेकिन सोचिए यदि मैंने ये सवाल बोला होता कि एक इंक्लाइन प्लेन जिसका एंगल थीटा है, यहां पर एक कार टर्न मार रही है, तो क्या आप v बराबर अंडर द रूट ऑफ आर जी टेन थीटा नहीं लगा लेते थे? बिल्कुल लगा लेते थे। अब सवाल में क्या हो रहा है कि बेटा यहां पर ये जो रोड है ये h हाइट से उठ रहा है, बिल्कुल वैसा ही। मतलब यहां पर इसमें क्या बोला है कि ये पार्टिकल हमेशा h हाइट पर है। मतलब मान के चलिए जो स्मूथ प्लेन है उसके अंदर में जो गाड़ी की जो हाइट है या अपर एज जो है रोड का, वो h हाइट पर है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट। तो यहां से आप देखेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको ट्राइंगल को जरा फोकस कीजिए, ठीक है, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा है, ये h है और ये r है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं tan थीटा बराबर h बाई आर, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? सोचिए tan थीटा बराबर क्या h बाई आर लिखा जा सकता है? बिल्कुल। तो बस यहां से काम खत्म, tan थीटा की जगह लिख दीजिए h बाई आर, तो आपका काम बनने लगेगा। देखो कैसे, v बराबर अंडर द रूट ऑफ आर जी tan थीटा की जगह आपने लिख दिया h बाई आर, सो v का आंसर आ गया अंडर द रूट ऑफ जी एच। क्लियर? अब हाइट में कुछ भी दे दूं, अब मैंने कितना दिया था, 10 सेंटीमीटर दी थी, तो इफ h की वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगी तो v बराबर कितना आएगा, अंडर द रूट ऑफ 10 इंटू 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1, तो v का आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। क्या ये सवाल आपको समझ में आया? बहुत ही इजीली ये सवाल बेटा आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि सवाल में कोई ऐसा डिफिकल्ट टास्क था नहीं कि जिसको देख के आप लोग डर जाओ और सवाल को कर ही ना पाओ। बोलो समझ में आया? हाँ, ये जरूर पॉसिबल है कि फनल देखने के बाद में, मतलब सवाल के अंदर में फनल लिखा हुआ है, ये सोचने के पश्चात आप लोग डरे जरूर होंगे, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन इतना भी डरावना नहीं है ये सवाल जितना आप लोगों ने सोचा हुआ है। क्या ये बात समझ में आ रही है? आर यू श्योर इनफ? चलो, सो इस तरह से एक और सवाल आपके सामने हो गया, ये फनल का सवाल है, बेसिकली ये बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट ही है, पढ़ेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही फॉर्मूले देखो ऑलमोस्ट वैसे ही सिमिलर चीजें चलती हैं इसी सवाल में। मतलब मान चलो मैं आपसे सवाल पूछता था ना कि एक कार है जो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे चल रही है, और बताओ कि कितना हाइट होनी चाहिए रोड की वगैरह वगैरह, ऐसा यदि सवाल दे दिया होता तो क्या आप स्पीड बता सकते थे? बिल्कुल आराम से।
क्या यही फॉर्मूला बन रहा है मैक्सिमम सेफ स्पीड का ऑन इंक्लाइन स्मूथ प्लेन, मतलब म्यू जीरो करने पर अंडर आर जी टेन थीटा आता है कि नहीं आता है? यस, बिल्कुल सिमिलर वही चीज है, नथिंग एल्स। इज इट क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, हम लोग जरा मूव ऑन करते हैं फटाफट से। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे तो कैसा सवाल देंगे? बिल्कुल वैसी टाइप के सिमिलर सवाल हैं। हमारे पास में एक कटोरा है, ठीक है, क्या है? बाउल जिसे कहते हैं। और यदि ये बाउल दिया गया है तो इसकी कुछ ना कुछ रेडियस देंगे। मैंने मान लिया भैया इसकी रेडियस है स्मॉल आर। यहां पर क्या हो रहा है, सवाल को साथ में सुनते चलिए, डायग्राम से समझ में आ जाएगा। सवाल ये है कि इसके अंदर में एक एम मास का पार्टिकल है। इसमें क्या है? एक एम मास का पार्टिकल है। ओके, अब हो क्या रहा है कि हम लोगों ने क्या किया, इस बाउल को घुमाया है ओमेगा से, बाउल को घुमा रहे हैं। अब जब घुमा रहे हैं तो हो ये रहा है कि इसकी जो हाइट है ये है यहां से r/2, तो फाइंड ओमेगा। सवाल समझ में आया? हमारे पास में एक क्या बोलते हैं, बाउल है जिसके अंदर में एक स्मॉल एम मास वाला पार्टिकल रखा है एंड इट इज रोटेटिंग विद द बाउल, इट इज रोटेटिंग विद द बाउल। और यहां पर यह है कि भैया ये जो सरफेस है ये स्मूथ है, कुछ नहीं बोला है तो स्मूथ ही सरफेस है, वैसे भी सिंपल सी बात है। बट ये कहां पर घूम रहा है? r/2 हाइट पर घूम रहा है, ठीक है। ये सवाल है, हाउ टू डील विद दिस क्वेश्चन। बोलो, सिंपल सी बात है कि बेटा यहां पर आपका लगेगा mg, यहां लगेगी नॉर्मल रिएक्शन। क्या ये बात सही है? ये देखो, ये टेढ़ा लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल सही बात है। अब ये घूम रहा होगा इस वाले इसमें, तो ये रेडियस आ जाएगी स्मॉल आर। अच्छा, अब यहां पर वही करना है। देखो इतनी देर से जो करते जा रहे हैं वही करते बैठना है आपको। इसमें देखो बिल्कुल भी इतना सोचने की जरूरत नहीं कि सर क्या करें क्या नहीं करें। अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगती है इन सवालों में, ध्यान रखना ये ऐसे यहां तक जाती है। तो यदि मैं ये वाला एंगल थीटा लेता हूं तो ये वाला एंगल मेरे को थीटा बन जाएगा। मतलब मोस्टली क्या होता है ना, हम लोग सेमी वर्टिकल एंगल से जैसे कोन बनता है तो उसमें कैसे बोलते हैं, सेमी वर्टेक्स एंगल। तो इसलिए हम लोग अमूमन यहां से एंगल लेते हैं। तो ये जो स्फीयर होती है इनकी खास बात होती है कि कहीं से भी नॉर्मल डायरेक्शन लोगे तो वो कहां पे जानी है? सेंटर पे। तो इसलिए हम लोगों ने इसको यहां तक मिलाया। अब यहां से आगे मैं क्या करता हूं, इसके दो कंपोनेंट नॉर्मल के, तो बेटा एक कंपोनेंट तो इधर लग जाएगा n साइन थीटा और एक कंपोनेंट इधर लग जाएगा n कॉस थीटा। क्या मैंने सारे कंपोनेंट सही लगा दिए? बस, तो अब आप क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। मैंने शायद कुछ गलती करी है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है ना? यस, क्यों? देखो रिजल्ट से समझ में आता है, क्योंकि हमें आगे का भी, मुझे तो रिजल्ट याद है तो मुझे समझ में आ रहा है कि कहां मिस्टेक हुई है। देखो मैं आपको मिस्टेक को पकड़ के दिखाता हूं, देखो क्या मिस्टेक गलती करी है। आप लोगों ने पकड़ ली क्या मिस्टेक कहां पर है? देखो मैं बताता हूं, ये वाले थीटा की मिस्टेक है। मतलब क्या सर जी, थीटा जो आएगा ना आपका वो आएगा इस साइड में, बराबर है। z बनेगा तो ये वाला थीटा है तो ये वाला थीटा आएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये आएगा आपका n cos थीटा और ये आएगा n sin थीटा। ठीक है, श्योर? बस, तो काम खत्म कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, आप लिखोगे n cos थीटा बराबर mg। यस, दूसरा क्या लिखोगे, n sin थीटा बराबर m ओमेगा स्क्वायर r। अब सर जी इस बार बताइए आप एम वी स्क्वायर अपॉन आर क्यों नहीं लिख रहे, एम ओमेगा स्क्वायर आर क्यों लिख रहे? क्योंकि मैंने इस बार आपसे ओमेगा पूछा है। तो सवाल वही है, बस क्या है, अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। तो करना वही है, आपको इसको और इसको डिवाइड कर दीजिए। तो बोलो क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी बराबर आएगा टेन थीटा। यस और नो? अब देखिए ओमेगा बराबर आएगा जी टेन थीटा अपॉन स्मॉल आर और रूट। बोलो क्या ये सारी चीजें आपको पहले से नहीं आती हैं? बिल्कुल आती हैं। अब यहां पर परेशानी ये है कि सर जी इसको करें कैसे, जी टेन थीटा, टेन थीटा कहां से निकालें, टेन थीटा कहां से निकाला जाए और स्मॉल आर कहां से निकाला जाए, यही परेशानी है जिसे हम लोग अभी दूर कर लेते हैं। देखो ये आपका ट्राइंगल बन गया, तो ये वाला एंगल थीटा है, ये स्मॉल आर है, ये साइड बेटा आपके पास में r/2 है और ये कैपिटल आर है। सर ये r/2 नहीं समझ में आई बेटा, आपको नीचे से हाइट दे रखी है r/2, तो ऊपर से भी कितनी आएगी, r/2 ही तो आएगी। स्फीयर है ना, ये गोल है। तो बस काम खत्म। अब यहां पर लगा दीजिए,
तो बेटा आप देखो स्मॉल आर के लिए देखो पहले तो टेन थीटा लिखो, तो टेन थीटा आएगा कितना, टेन थीटा से फिर अटकोगे, एक काम करो स्मॉल आर की वैल्यू को लिखते हैं हम लोग। स्मॉल आर के लिए क्या आएगा, सामने है मतलब आपको लिखना पड़ेगा साइन थीटा बराबर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। सो आप कह सकते हैं स्मॉल आर विल बी इक्वल्स टू कैपिटल आर साइन थीटा। और दूसरा देखिए टेन थीटा को भी लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान के चलो ऐसा लिख भी लेता हूं, तो टेन थीटा लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं, साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा तो कॉस थीटा लिखना पड़ेगा। बोलो कॉस थीटा क्या आएगा, एडजासेंट अपॉन हाइपोटेनियस मतलब r/2 अपॉन r। कॉस थीटा का आंसर आ रहा है 1/2, कॉस थीटा का आंसर आ रहा है 1/2। सर ये क्यों लिया, देखिए फटाफट से यहां पर देखो ये बन जाएगा √g टेन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर साइन थीटा। यस और नो, देखो मैंने वही कैलकुलेशन करके कॉस थीटा निकाला, ठीक है। चलो तो पहले साइन थीटा क्यों निकाला, तो मैंने बेटा साइन थीटा नहीं निकाला था, मैंने स्मॉल आर निकाला था जिससे उसको रिप्लेस किया जा सके। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल, तो ओमेगा का आंसर आएगा √g अपॉन आर कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जगह 1/2 रखिए यहां पर फटाफट से, तो ये आ जाएगा कितना √g डिवाइडेड बाई r इंटू 1/2। सो ओमेगा का जो आंसर आएगा वो आएगा कितना √2g अपॉन कैपिटल r, 2g अपॉन कैपिटल r इज द आंसर फॉर ओमेगा। क्या ये वाला सवाल समझ में आया आप लोगों को, मैं उम्मीद तो कर सकता हूं कि भैया सवाल समझ में आया होगा। चलो अब देखो ऐसे सवाल कर लिए हम लोग और सवालों को आगे बढ़ाते हैं। मान के चलो आपके पास में कोई स्प्रिंग वाला सवाल आ जाए, कैसा सवाल आ जाए, स्प्रिंग वाला सवाल आ जाए, मतलब कैसे, देखो मैं सिंपल सा सवाल बनाता हूं। हमारे पास में एक स्प्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ है L0, ठीक है, नेचुरल लेंथ है L0। इसका मास यहां पर एक m मास का ब्लॉक मैंने लटका दिया और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया गया है कि मैंने इसको एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया। सॉरी देखो सवाल को ध्यान सुनिए, लिख के दूं क्या सवाल को कि बना के दूं, लिख लेता हूं छोड़ो। A mass small m is attached to spring of natural length L0 and force constant K. Now it is rotated in हॉरिजॉन्टल सर्कल। ऐसी क्या है, हॉरिजॉन्टल सर्कल इन अ रेडियस ऑफ कैपिटल एल। देखो ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर कैपिटल एल आ गई। सो फाइंड ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी आपको बतानी है, ठीक है। सवाल का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अब देखो होगा क्या कि मान के चलिए यहां पर वो पॉइंट है, ये मैंने स्प्रिंग लगा दी और ये मेरा m मास वाला पार्टिकल हो गया। L0 इज द स्प्रिंग लेंथ और स्प्रिंग कांस्टेंट है K। अब जब आप इसे घुमाओगे ना हॉरिजॉन्टल सर्कल में तो क्या हो जाएगा, ये स्प्रिंग बढ़ जाएगी, एक्सटेंड कर जाएगी, स्प्रिंग क्या कर जाएगी, एक्सटेंड, और अब ये घूमेगी इस तरह से, अब ये घूमेगी इस तरह से इस पाथ के अंदर में। बस यही चीज को आपको पकड़ना है कि बेटा स्प्रिंग की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, अब जब ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में ग्राउंड में घूम रही है तो बेटा इस पर लगेगा एक फोर्स m ओमेगा स्क्वायर, और कितनी लेंथ में घूम रही है, L में घूम रही है, तो L मान लीजिए, बराबर है। अब दिस इज द फोर्स ऑन आउटवर्ड डायरेक्शन, m ओमेगा स्क्वायर L हमेशा बाहर, तभी आपके सवाल सही होंगे। तो सोचो अंदर कौन सा फोर्स लगा होगा, तो अंदर लगा होगा स्प्रिंग कांस्टेंट kx, भैया स्प्रिंग फोर्स kx। तो बस सवाल खत्म, आपका kx बराबर आ गया m ओमेगा स्क्वायर L, तो ओमेगा बराबर आ जाएगा kx अपॉन ml का अंडर रूट। बस यहां पर एक ही परेशानी है कि x कितना है वो लिख दीजिए। x का मतलब क्या होता है, x का मतलब होता है एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, तो x विल बी इक्वल्स टू L माइनस का L0,
तो बस आपका आंसर आ चुका है ओमेगा बराबर अंडर द रूट ऑफ के एल माइनस एल नॉट अपॉन स्मॉल एम एल। खत्म। बोलो कर सकते हो? अरे बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते थे? सर इस सवाल में तो कुछ था ही नहीं, तो मैं कौन सा बोल रहा हूं कुछ सवाल में था। ऐसे ही सवाल आएगा, आपके पास में कोई तो भी लिक्विड है, उसको ट्यूब में भर के रोटेट कर दिया, तो बताओ ओमेगा कितना होगा। ऐसे तमाम तरह के सवाल रहते हैं। अब देखो, जो हम लोग बाउल का सवाल कर रहे थे ना, उसी सवाल को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। उसी सवाल को हम लोग बाउल में, ये कौन सी सरफेस थी, कैसी सरफेस थी, स्मूथ थी। मान के चलो बाउल में एक सवाल और बन जाता है, और वो बन जाता है फ्रिक्शन के लिए। किसके लिए बन जाता है? फ्रिक्शन के लिए बन जाता है। तो फ्रिक्शन वाला सवाल यदि बनाते हैं तो वो सवाल कैसे बनेगा, और उसको जरा समझिए, ठीक है। उसको जरा हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास में वही हमारा बाउल रखा है, हमारे पास में एक बाउल है, और इसको हम लोगों ने ऐसे ले लिया, ठीक है। यहां से ये सेंटर मैंने बना दिया, इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर दे दी। अब कहीं पर भी एक मास है आपके पास में, एम मास रखा हुआ है, और बेटा किसी समय जब इसको मैंने ओमेगा से घुमाया है, तो बेटा यहां पर एंगल बन रहा है थीटा। मतलब देखो मैंने यहां पर एस बार क्या किया है, कितनी हाइट पर है ये देने के बजाय थीटा दे दिया। तो आपको बताना है ओमेगा मिनिमम एंड ओमेगा मैक्सिमम, और यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है म्यू। फाइंड ओमेगा मिनिमम एंड ओमेगा मैक्सिमम, ठीक है। ओमेगा मिनिमम एंड ओमेगा मैक्सिमम बताना है, ताकि वो उसी जगह पर रहे एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा इसको रखना है, ठीक है। बोलो कैसे करोगे सवाल को? कुछ नहीं करना है सवाल के अंदर में। देखो ये घूमेगा तो इस वाले पाथ पर, तो बेटा यदि मैं यहां पर मान के चलता हूं तो स्मॉल आर के रेडियस में इसको घुमाओ, यहां पर नीचे लग जाएगा mg, यस और नो। बाहर की डायरेक्शन में आप लगा दोगे एम ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा गिवन है इस बार, ओके। नहीं ओमेगा गिवन नहीं, ओमेगा मिनिमम और ओमेगा मैक्सिमम पूछा है मैंने, बोला इस किसी समय ओमेगा है। अब सोचिए यहां पर दो पॉसिबिलिटी है, क्या एम मास का पार्टिकल यहां पर है, और कोई फोर्स रह रहे हैं क्या मेरे? हाँ रह गया। यहां पर एक लग जाएगी नॉर्मल रिएक्शन, यस और नो। अच्छा नॉर्मल रिएक्शन जब लगाओगे, तो मैंने इसे बोला यहां तक लगा दीजिए, तो ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा, तो यहां पर आपको कंपोनेंट लेने में आसानी हो जाएगी, ये वाला एंगल भी थीटा। सिमिलर वे में यहां पर एक लग रहा होगा फ्रिक्शन। अब देखो फ्रिक्शन नीचे भी लग सकता है और फ्रिक्शन ऊपर भी लग सकता है, फ्रिक्शन नीचे भी लग सकता है और ऊपर भी लग सकता है। अब ये डिपेंड करेगा कि ब्लॉक किधर फिसलना चाहता है। अब एक काम करते हैं, देखो आप क्या कीजिए ना, कटोरी लीजिए, कटोरी मतलब जो सूप वाला बाउल आता है उसको लीजिए, उसके अंदर में मार्बल रख दीजिए और उसे घुमाइए। जब आप उसे घुमाएंगे ना, सबसे पहले तो वो नीचे नीचे घूमेगा। अब उसे आप तेज 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 घुमाने लग जाइए। जैसे ही आप तेज 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 घुमाएंगे तो वो कटोरी के अंदर में जो मार्बल है वो धीरे 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 ऊपर आने लगेगा, और तेज घुमाएंगे तो उसमें से निकल के बाहर गिर जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करते, ग्लास ले लीजिए, ग्लास के अंदर में एक कंचा डालिए, कंचा मतलब मार्बल जो बात कर रहे हैं गोटी, उसको डालिए और ग्लास को घुमाइए। तो ग्लास को जब घुमाएंगे तो शुरुआत में तो आपकी गोटी नीचे रहेगी, धीरे 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 वो ऊपर उठने लगेगी। अब जितनी तेजी से आप घुमाएंगे वो उतनी तेजी से वो गोली जो है वो ऊपर आने लगेगी। अब यदि इसको स्लो करोगे तो वो नीचे जाएगी, और तेज करोगे तो वो ऊपर जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो बस तो वही कहानी है। मान के चलो यदि इसको स्लोली घुमाया जा रहा है तो वो नीचे आएगी, यदि नीचे आएगी तो फ्रिक्शन ऊपर होना चाहिए ताकि ये इसे रोक सके, यस और नो। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, बस यही कहानी को आप पकड़ लीजिए। और तेज घुमाओगे तो गोटी ऊपर जा रही होगी तो फ्रिक्शन को नीचे लगना है, बस यही कहानी है। अब यहां पर हम लोग मान के चलो कोई सी भी डायरेक्शन का फ्रिक्शन ले लो, तो बेटा मान के चलो आपने ले लिया ऊपर वाली डायरेक्शन का फ्रिक्शन, इस समय फ्रिक्शन है यहां पर इस डायरेक्शन में, तो यार यहां पे कंपोनेंट कैसे निकालूंगा, ये थीटा, तो ये वाला थीटा आ जाएगा। ये वाला थीटा आते ही आप बोलोगे फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट, एक वाला इस डायरेक्शन में आ जाएगा एफ कॉस थीटा, और एक आपका इस डायरेक्शन में आ जाएगा एफ साइन थीटा। मैंने यहां पर एक कंपोनेंट नहीं लिए हैं, कौन से बेटा, नॉर्मल रिएक्शन का, तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा एन साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा एन कॉस थीटा। क्या मैंने सारे कंपोनेंट सही निकाल लिए? ओके।
अब सिंस गोटी को तो यहीं रहना है, मतलब आपकी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को डाल दीजिए, तो आप लिखोगे कितना, एन कॉस थीटा प्लस का एफ साइन थीटा बराबर का एम जी, यस। और दूसरी इक्वेशन लिखोगे एन साइन थीटा बराबर का एफ कॉस थीटा प्लस का एम ओमेगा स्क्वायर आर, यस और नो, मतलब सही बात है। एक काम करो, इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा एन साइन थीटा माइनस का एफ कॉस थीटा बराबर का एम ओमेगा स्क्वायर आर। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। और अब आप क्या कर दीजिए, 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दीजिए। सर जी ऐसा करने से क्या हो जाएगा, दिखाता हूं मैं क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन एम जी बराबर एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा प्लस का एफ साइन थीटा, यस और नो। अब यहां पर देखो एक पॉइंट आ रहा है, पता है क्या, ना तो एन के बारे में पता ना एफ के बारे में पता, लेकिन दोनों का रिलेशन पता है। वो क्या है, एफ मैक्सिमम बराबर म्यू टाइम्स एन। अब सोचिए यदि यहां पर एफ की जगह म्यू एन लिख दूं, मतलब जितना भी फ्रिक्शन लग रहा है वो उसे वहां पर रोके रख रहा है, क्योंकि देखो फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, तो उतना ही लगेगा जितना रिक्वायर्ड है। तो मैंने माना कि फ्रिक्शन पूरा लग रहा है, यदि ऊपर लग रहा है तो मतलब क्या है, यदि आप इसे धीरे 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 करते जा रहे हो तो ये नीचे की तरफ फिसलने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन पूरा लग गया, एफ मैक्सिमम, और कितना लग गया, म्यू एन। तो अब आप देखिए एफ की जगह म्यू एन रखोगे, एम से एम कट जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी। सही तो चल रहा है ना मेरा, नहीं तो पता लगा हमारी इक्वेशन ही उल्टी सुल्टी हो गई। तो क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा माइनस का एफ की जगह म्यू एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा प्लस का म्यू एन साइन थीटा, यस और नो। रिजल्ट थोड़ा सा अलग सा क्यों लग रहा है मेरे को, वी स्क्वायर वी बराबर जी, ओके नहीं सही चल रहा है, ठीक है। चलो तो अब क्या हो जाएगा, देखो एन एन सब जगह कैंसिल कर लो, एन 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 एन, तो आप लिखोगे कितना, ओमेगा स्क्वायर आर, आप लिखोगे ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी बराबर, देखिए साइन थीटा माइनस का म्यू कॉस थीटा, क्या आ रहा है, साइन थीटा माइनस का म्यू कॉस थीटा अपॉन आ रहा होगा कॉस थीटा प्लस का म्यू साइन थीटा, जहां तक है यही आना चाहिए, देख लो क्योंकि रिजल्ट तो वैसे याद है हमें, हाँ सही है, म्यू साइन थीटा। अब क्या करेंगे यहां पर बता दीजिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कौन सा चल रहा है, तो यहां पर क्या कर दीजिए, कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए, ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस का म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस का म्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या आपको आइडिया लग चुका है हम क्या बात कर रहे हैं, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखो जी को इधर और लेके जाइए, तो ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू जी अपॉन आर, और यहां पर बनेगा साथ में टेन थीटा माइनस का म्यू अपॉन 1 प्लस का म्यू टेन थीटा। सो यहां से देख लीजिए ये जो आपका आ रहा होगा ओमेगा बराबर अंडर द रूट ऑफ जी बाई आर टेन थीटा माइनस का म्यू अपॉन 1 प्लस का म्यू टेन थीटा। अब सवाल मैं बस आपसे पूछ लेता हूं, एक बात बताइए, जो ओमेगा है वो मिनिमम वाला है कि मैक्सिमम वाला है? सर ये बात हमें कैसे पता लगेगी कि मिनिमम वाला है कि मैक्सिमम वाला है? सोचिए और बोलिए, सोचिए और बोलिए। देखो बताता हूं कैसे। देखो यदि मैंने फ्रिक्शन को ऊपर माना है, इसका मतलब आपने इसको घुमाना धीरे धीरे कर दिया, स्लो घुमा रहे हो, स्लो घुमा रहे हो तो ये गोटी नीचे जाने की कोशिश कर रही है, मतलब ये जो मार्बल है वो नीचे जाने का कोशिश कर रहा है। यदि ये नीचे जाने की कोशिश कर रही है तभी तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा और ये इसे यहां पर रोक के रखेगा, मतलब आप बात कर रहे हो ओमेगा मिनिमम की। दूसरी एक और बात, स्मॉल आर क्या है बेटा, ये स्मॉल आर के बारे में तो पता ही नहीं है, तो बेटा स्मॉल आर को देखेंगे यहां पर, तो यहां पर ट्राइंगल बना लीजिए, ये एक ट्राइंगल बन गया, यदि ये एंगल थीटा है, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, तो यहां पर बनेगा बेटा साइन थीटा बराबर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, तो स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल आर साइन थीटा। सो पुट द वैल्यू, सो बेटा ओमेगा मिनिमम विल बी इक्वल्स टू
जी अपॉन आर साइन थीटा और टेन थीटा माइनस का म्यू अपॉन 1 प्लस का म्यू टेन थीटा। ये रिजल्ट आपको जाना पहचाना सा लग रहा होगा, बस वहां पर एक फर्क था, एंगल ऑफ बैंकिंग में आया था अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू या म्यू माइनस टेन थीटा। वैसे आप इतने समझदार जरूर होंगे मेरे हिसाब से कि बेटा रूट के अंदर में नेगेटिव कभी आ नहीं सकता, तो आपको हमेशा वो टेन थीटा माइनस म्यू या म्यू माइनस टेन थीटा उसके अकॉर्डिंगली ही एडजस्ट करना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो पता है स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया और हम लोग सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं। नहीं बेटा, सॉल्व करना ही करना है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है कि भैया हम थीटा कहां से ले रहे हैं, आगे ऊपर नीचे लेके कर रहे हैं ना, थीटा कहां से ले रहे हैं वो भी तो एक फर्क पड़ रहा है, ऊपर से ही ले रहे हैं। सो उससे डरने की जरूरत नहीं है। अब यहां इस चीज को देखते हुए मुझे बता दीजिए, यदि मैं ओमेगा मैक्सिमम लिखना चाहता हूं तो बता दीजिए रिजल्ट कितना आएगा ओमेगा मैक्सिमम का, फटाफट बिना दिमाग लगाए, सॉरी दिमाग थोड़ा तो लगाना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे बोल दूं, ठीक है। ये एज इट इज, माइनस वाले को कर दीजिए प्लस, तो टेन थीटा प्लस का म्यू अपॉन 1 प्लस का म्यू टेन थीटा, ये रिजल्ट आ जाएगा। आप चाहें तो दोबारा निकाल सकते हैं, दोबारा निकालने में आपको करना क्या रहेगा मैं बता दूं। यहां पर जो फ्रिक्शन ऊपर लिया है उस फ्रिक्शन को आप नीचे ले लीजिए और थीटा लगा के एफ के कंपोनेंट लगाइए और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो आपके पास में ये आंसर आते हुए नजर आ जाएगा। यस और नो? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, यस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। चलो एक और सवाल करवा देता हूं, लास्ट सवाल करते हैं हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी देखो सवाल एक्चुअली करते करते हम लोग काफी आगे निकल गए। सवाल मतलब मुझे और पहले रुक जाना चाहिए था। शायद आपको मैंने एक सवाल करवाया है कि नहीं करवाया है ये मुझे याद नहीं आ रहा है। मतलब हम लोग बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात, हमारे पास में है एक टेबल, ठीक है, टर्न टेबल बोलते हैं इसे। इस टर्न टेबल का ये है यहां पर सेंटर, ये क्या है यहां पर सेंटर। इससे आर दूरी पर एक एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है। ये टेबल है, मतलब हॉरिजॉन्टल टेबल की बात चल रही है, बात समझ में आ रही है। हॉरिजॉन्टल टेबल पे आर दूरी पर स्मॉल एम मास का मास रखा हुआ है। इस टेबल को हमने घुमाया है ओमेगा से और यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है म्यू। फाइंड द ओमेगा सो दैट ब्लॉक डज नॉट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस। फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा सो दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस। तो बोलो कैसे करोगे? तो सर जी आप नीचे लगाओगे एम जी, ऊपर लग जाएगी नॉर्मल रिएक्शन, इधर में लग जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब इसको कौन रोक के रखेगा? तो बेटा इसको रोक के रखेगा फ्रिक्शन, सही बात है। सो पूरा का पूरा फ्रिक्शन लग जाएगा क्या? यस, पूरा का पूरा फ्रिक्शन इधर रोना चाहिए, क्योंकि देखो जैसे ही रोटेट टर्न टेबल घूमेगी तो बाहर की तरफ एम ओमेगा स्क्वायर आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो ये बाहर की तरफ भागने की कोशिश करेगा। यदि ये बाहर की तरफ भागने की कोशिश करेगा तो इसको रोकेगा कौन? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन आ जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन कितना होता है? वो होता है म्यू टाइम्स एन, लेकिन एन कितना होता है? एम जी, और एफ बराबर आपका है एम ओमेगा स्क्वायर आर। सारी वैल्यूज को उठा के पुट कर दीजिए। ये सवाल मैंने बहुत ही शॉर्टकट में निपटा दिया है। तो आप क्या बोलेंगे? म्यू एम जी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होनी चाहिए एम ओमेगा स्क्वायर आर के। क्यों? फ्रिक्शन जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, मैं क्या बोल रहा हूं, फ्रिक्शन जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तभी ये पार्टिकल आपका इस आर रेडियस के पाथ में घूम पाएगा इस टेबल के ऊपर। सो यहां से देख लीजिए, m से m कैंसल, सो ओमेगा स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू म्यू जी बाई आर। सो ओमेगा लेस देन इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ म्यू जी बाई आर। अगेन ये रिजल्ट आपको याद है, अगेन ये रिजल्ट आपको याद है, म्यू जी अपॉन आर। यदि मैं इसको लीनियर स्पीड में कन्वर्ट करना चाहूं तो याद कर लीजिए, फटाफट से रिजल्ट लगा दीजिए। क्या बोलेंगे? v बराबर ओमेगा आर, सो v विल बी इक्वल्स टू ओमेगा क्या है? अंडर द रूट ऑफ म्यू जी अपॉन आर इंटू आर। तो बेटा v बराबर कितना आ जाएगा? v बराबर ओमेगा आर, v बराबर ओमेगा आर, मैं सही कर रहा हूं ना? यस, मैंने यहां पे तो सही किया ना, म्यू जी अपॉन आर ही आना चाहिए ना आंसर, म्यू जी अपॉन आर। तो v आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ म्यू आर जी। तो क्या ये रिजल्ट आपको नहीं मालूम है? हॉरिजॉन्टल सर्कल पे घूमने के लिए अंडर रूट म्यू आर जी होती है मैक्सिमम सेफ स्पीड।
अरे बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? मैंने शायद यहां पे कुछ गड़बड़ी कर दी है क्या? नहीं, सब कुछ सही चल रहा है। मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बड़ी, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, और ये जो ओमेगा आएगा दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा, जिससे आप इसे घुमा सकते हैं, तो ये भी आएगा वी मैक्सिमम अंडर द रूट ऑफ म्यू आर जी। यदि मैंने कुछ गलती से गलत बोल दिया हो बाई चांस, मेरे को लग रहा है मैंने गलती से मिनिमम तो नहीं बोल दिया था, मतलब ओमेगा जो है लेस देन और इक्वल टू म्यू जी अपॉन आर आ रहा है, इसका मतलब यह है कि दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ओमेगा। यदि मैंने ओमेगा मिनिमम बोला हो तो मैं फिर से एक्सप्लेनेशन दे देता हूं कि भैया हमारे पास में देख लीजिए ओमेगा स्क्वायर जो है वो म्यू जी अपॉन आर से छोटा आ रहा है, मतलब ओमेगा जो है वो अंडर द रूट ऑफ म्यू जी अपॉन आर से छोटा या इसके बराबर आ रहा है। इसका जाहिर सा मतलब ये है, इसका साफ सा मतलब ये है कि भैया इससे बड़ी वैल्यू ओमेगा की नहीं हो सकती है, मतलब यही ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू है अंडर द रूट ऑफ म्यू जी अपॉन आर। और यदि मैं इसे लीनियर स्पीड में कन्वर्ट करता हूं तो v बराबर ओमेगा आर, v बराबर अंडर द रूट ऑफ म्यू जी अपॉन आर इंटू आर किया, आर से आर कटेगा तो v मैक्सिमम अंडर द रूट ऑफ म्यू आर जी। क्या ये चीज आपको नहीं पता थी? अरे बिल्कुल पता थी, तो आप वहीं से डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने इसे किया है विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट। ऐसी रोटर ड्रम का जो सवाल किया था उसमें शायद से ओमेगा कितना आया था, उसमें आया था जी अपॉन म्यू आर, उसमें कितना आया था, जी अपॉन म्यू आर आया था। सो इस तरह से हम लोगों ने आज के लेक्चर में काफी सवालों को डिस्कस करने की कोशिश की है। आज कुछ नया कॉन्सेप्ट तो बेटा हम लोगों ने नहीं सीखा है, लेकिन हाँ आज क्या पॉसिबिलिटीज हैं, आज के सारे जो सवाल हैं उनको एक बार आपको देखो सवालों को वापस से गो थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं न्यूमेरिकल्स में तो रिकॉलिंग नहीं कर सकते बेटा हम लोग, क्योंकि हमने सारे न्यूमेरिकल सीखे हैं। हाँ यदि कुछ कॉन्सेप्ट सीखे होते तो मैं बोलता था कि बेटा ये कॉन्सेप्ट सीखा, वो कॉन्सेप्ट सीखा, ऐसा कॉन्सेप्ट सीखा, वैसा कॉन्सेप्ट सीखा, कुछ भी नहीं सीखा है। ठीक है, सारे क्या हैं, न्यूमेरिकल्स हैं। लास्ट के जो 2 न्यूमेरिकल्स हैं वो तो ऐसे न्यूमेरिकल थे जो आपने पहले से किए हुए थे, बस उनको हम लोगों ने एक बार और कर लिया। स्प्रिंग वाले सवाल को ध्यान रख लेना कि ऐसा कोई सवाल आता है तो आप इजीली कर पाए। स्प्रिंग में भी बेटा एक्सटेंशन होगा, स्प्रिंग खींचेगी, आप चाहें तो प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। स्प्रिंग लीजिए, उससे मास को बांधिए, स्प्रिंग को घुमाइए तो स्प्रिंग खींच के लंबी हो जाएगी रादर देन छोटा होने के। ठीक है, श्योर हैं? सो इसी के साथ में बेटा अपने आज के सेशन को हम लोग यहां पर समाप्त करते हैं। मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए